हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। दिल्ली के उत्तम नगर के एक आम मिडिल क्लास लड़के को किंग कोहली उसके उस मशहूर कवर ड्राइव ने नहीं बनाया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या महानता सिर्फ पैदाइशी टैलेंट का नाम है या ये हर दिन लिए गए कुछ बहुत ही कठोर फैसलों का नतीजा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं ना, उनका मकसद सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों पर बात करना नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान और अनुशासन को समझना है जिसने एक आम लड़के को लीजेंड बना दिया। जब हम किसी बहुत विशाल इमारत को देखते हैं तो नजर उसकी ऊंचाई पर जाती है। हम हमेशा शिखर ही देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम उस इमारत के शिखर की नहीं, बल्कि उस नींव की खुदाई करेंगे जहां अंधेरे और दबाव के बीच सबसे मजबूत पत्थर रखे गए थे। और उस नींव का जो सबसे पहला पत्थर है ना, जिसे हम इंटेग्रिटी या ईमानदारी कहते हैं, वो खुद विराट ने नहीं रखा था। अच्छा, तो किसने रखा था? वो उनके पिता ने रखा था। रिसर्च में एक बहुत ही अहम घटना का जिक्र है। जब विराट बहुत छोटे थे और दिल्ली की अंडर 14 टीम के लिए ट्रायल दे रहे थे, तो शुरुआत में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस वक्त सिस्टम में कुछ कमियां थी। उनके पिता, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे, उन्हें किसी ने सलाह दी कि किसी सिफारिश के जरिए सिलेक्शन करवाया जा सकता है। मतलब उस दौर का जो टिपिकल शॉर्टकट होता है। हाँ वही। लेकिन उनके पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका साफ कहना था कि सिलेक्शन होगा तो सिर्फ मेरिट पर होगा। अरे वाह। और इस चीज ने ना उस छोटे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर डाला। यहीं से तय हो गया कि कामयाबी का कोई भी रास्ता शॉर्टकट से होकर नहीं गुजरेगा। और उसी ईमानदारी वाले रास्ते का सबसे खौफनाक इम्तिहान तब हुआ जब वो लड़का सिर्फ 18 साल का था। मतलब 18 दिसंबर 2006 की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं उस मंजर की कल्पना करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिरोज शाह कोटला का मैदान है, दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी मैच चल रहा है। हाँ, और दिल्ली की टीम फॉलो ऑन के दबाव में थी। बिल्कुल। और 18 साल का विराट 40 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर है। वो रात को घर जाता है, लेकिन रात के करीब 3-4 बजे उनके परिवार पर एक ऐसा पहाड़ टूटता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके पिता को अचानक सेरेब्रल अटैक आता है। हाँ, और उनका निधन हो जाता है। देखिए, एक 18 साल के किशोर के लिए ना, जिसके लिए उसका पिता ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। पर यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। मतलब दिल्ली की टीम के कोच से लेकर ड्रेसिंग रूम के हर इंसान ने मान लिया था कि वो लड़का वापस नहीं आएगा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो ऐसे में अगले दिन मैदान पर लौटना क्या एक अनहेल्दी ऑब्सेशन नहीं लगता? आखिर वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को इतने भयानक दुख के बीच भी मैदान की तरफ खींच ले जाती है? यही तो कैरेक्टर है। ये कोई ड्रामा का रिएक्शन नहीं था। यहीं पर टैलेंट और कैरेक्टर के बीच की वो लकीर खींचती है। टैलेंट आपको अच्छे दिनों में रन बनाना सिखाता है, जब सब कुछ आपके हक में हो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे भारी मानसिक दबाव में, जहां भावनाएं इंसान को निकल जाने के लिए तैयार हों, वहां सिर्फ कैरेक्टर काम आता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रेजिलियंस कहते हैं। मतलब अपने दुख को एक किनारे रख देना। हाँ, अपने निजी दुख को एक डिब्बे में बंद करके अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखना। वो अगली सुबह जब ड्रेसिंग रूम में पैड्स पहनकर बैठे थे ना, वो 90 रनों की पारी। वो 90 रन सिर्फ एक स्कोर नहीं था, वो दुनिया के लिए एक डिक्लेरेशन था कि इस लड़के का मानसिक संतुलन किस स्तर का है। उन्होंने मैच बचाया और उसी शाम पिता का अंतिम संस्कार किया। ये सुनकर सच में निशब्द हो जाती हूँ मैं। और इसी घटना ने शायद वो नींव रखी जिसने आगे चलकर 19 साल की उम्र में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। जब आप मौत और जिम्मेदारी को इतने करीब से देख लेते हैं ना, तो मैदान का कोई दबाव आपको डरा नहीं सकता। लेकिन देखिए, सिर्फ मानसिक शक्ति ही काफी नहीं होती। दिमाग के आदेशों को लागू करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है। शरीर। हाँ,
उनका फिटनेस का सफर यहाँ से शुरू होता है। मैं तो इसे एक कॉन्सर्ट गिटारिस्ट की तरह देखती हूँ। वो कैसे? मतलब जैसे अगर गिटार का एक तार सिर्फ 1 मिलीमीटर भी ढीला हो तो पूरा कॉन्सर्ट बेसुर हो सकता है। ये जब सामने से कोई गेंदबाज 150 की स्पीड से बॉल डालता है तो एक बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक पल की भी देरी हुई तो खेल खत्म। अगर शरीर में जरा सी भी सुस्ती है या आपने एक दिन पहले कोई चीट मील खा लिया है तो बॉल सीधा स्लिप में चली जाएगी। और विराट ने साइंस को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने सिर्फ अपना रूटीन नहीं बदला, उन्होंने इंडियन क्रिकेट का पूरा फिटनेस रेवोल्यूशन ही शुरू कर दिया। वो जो देसी लाइफस्टाइल था उनका। हाँ, एक पंजाबी परिवार का लड़का जिसे छोले भटूरे पसंद थे, उसने रातों रात अपनी डाइट से चीनी और अल्कोहल को पूरी तरह से निकाल फेंका। चीनी और अल्कोहल बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो। और वो प्योर वेजिटेरियन बन गए ताकि शरीर में इन्फ्लेमेशन ना रहे और रिकवरी तेज हो। ब्रायन लारा का एक कोट है हमारे सोर्सेज में जो बहुत सटीक है। उन्होंने क्या कहा था? लारा ने कहा था कि कोहली ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों की तैयारी का पूरा कल्चर बदल दिया है। पहले इंडिया में स्किल को ज्यादा अहमियत दी जाती थी ना? हाँ, कलाई का इस्तेमाल और टाइमिंग सब कुछ था, फिटनेस ऑप्शनल मानी जाती थी। लेकिन विराट ने इस कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया और नतीजे देखिए। इतिहास के इकलौते बल्लेबाज जिनके तीनों फॉर्मेट में 900 से ज्यादा आईसीसी रेटिंग पॉइंट्स हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये उसी शारीरिक अनुशासन का सीधा रिजल्ट है। लेकिन शरीर और रूटीन के साथ तो वो अनुशासित रहे। हाँ, उनकी एक और वफादारी है जिस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहती हूँ। आप आरसीबी की बात करिए। हाँ यार, मतलब मॉडर्न स्पोर्ट्स में ये लॉयल्टी कई बार मुझे समझ नहीं आती। आईपीएल में खिलाड़ी हमेशा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट या जीतने वाली टीम के लिए फ्रेंचाइजी बदलते हैं। ये तो है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का नेचर ही ऐसा है। तो विराट ने 2008 से लेकर 2025 तक पूरे 18 सीजन सिर्फ आरसीबी के लिए क्यों खेले? जब सालों तक टीम को कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही थी और आलोचक रोज मजाक उड़ा रहे थे, तो किसी दूसरी टीम में जाना ज्यादा लॉजिकल नहीं था। बाहर से देखने पर ये जिद लग सकती है, मुझे तो कई बार जिद्दी लगती थी। लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे कलेक्टिव बिलीफ कहते हैं। ये सिर्फ एक जर्सी के प्रति वफादारी नहीं थी, ये अपने लोगों में एक अटूट श्रद्धा थी। जरा 2016 का वो सीजन याद कीजिए। 973 रन और 4 शतक, बाप रे। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक स्मारक बनाने जैसा था। लेकिन इतना अकल्पनीय प्रदर्शन करने के बाद भी ट्रॉफी नहीं मिली। कोई और होता तो शायद टीम छोड़ देता, लेकिन वो टिके रहे और उस 18 साल के इन्वेस्टमेंट का नतीजा 2025 में दिखा, जब आरसीबी ने आखिरकार पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला टाइटल जीता। और मजे की बात यह है कि उस सीजन में भी वो किनारे नहीं बैठे थे। उन्होंने 657 रन बनाए 146 की स्ट्राइक रेट से। ये साबित करता है कि वफादारी एक बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप टिके रहें तो वो डिविडेंड जरूर देता है। और जब आप इतना लंबा टिकते हैं ना, तो आप इतिहास के सबसे बड़े शिखर को छूते हैं। एरा ट्रांजिशन। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी। 2023 के वर्ल्ड कप की वो रात वानखेड़े स्टेडियम, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, 50वीं वनडे सेंचुरी। उस दृश्य के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। सचिन खुद स्टैंड्स में थे। हाँ, और विराट ने रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सबसे पहले अपने गुरु सचिन के सामने सिर झुकाया और फिर अपना सिर आसमान की तरफ उठाया, अपने पिता को याद करते हुए। बिल्कुल, अगर आप इस टाइमलाइन को देखें, 2006 में कोटा के मैदान से लेकर 2023 तक, ये 17 सालों का एक पूरा चक्र था। एक बेटा विश्व के सबसे बड़े मंच पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहा था। ये सिर्फ रिकॉर्ड टूटना नहीं था, ये एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को बैटन सौंपना था। सही कहा। और एक महान कहानीकार अपनी कहानी का अंत अपनी शर्तों पर ही लिखता है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ, वो दबाव भरा मैच जहां उन्होंने 76 रनों की पारी खेली। भारत ने 11 साल बाद आईसीसी खिताब जीता, भावनाओं का सैलाब था, और ठीक उसी विजयी पल में उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया, अपने करियर के बिल्कुल पीक पर छोड़ना। और यही उन्होंने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट के साथ भी किया। 123 टेस्ट मैच और 30 शतक। और जब वो चिन्नास्वामी में संन्यास ले रहे थे, तो बारिश के बीच हजारों फैन सफेद कपड़े पहनकर उन्हें विदाई देने पहुंचे। क्या बात है। लेकिन देखिए, इस पूरी चर्चा में एक पहलू और है, क्योंकि जब हम सिर्फ कामयाबियों की बात करते हैं ना, तो लगता है सफर बहुत आसान था। आसान तो बिल्कुल नहीं था। असली चैंपियन की पहचान तब होती है जब टैलेंट भी साथ छोड़ दे। वो जो 2020 से 2022 का दौर था,
पूरे 3 साल तक कोई शतक नहीं आया। मीडिया ने तो उनका युग खत्म ही घोषित कर दिया था। सब कह रहे थे कि अब वो वापस नहीं आ सकते। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। जब आप लगातार फ्लॉप होते हैं तो हर गेंद पर आपको आलोचना और भविष्य का डर सताने लगता है और इंसान अपना फ्लो स्टेट खो देता है। बिल्कुल, आम इंसान ऐसे स्लंप में टूट जाते हैं, पर चैंपियंस उस शोर को फिल्टर करना सीखते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 रनों की नाबाद पारी। वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो अपने ही डर पर विजयी थी। मुझे वो हारिस रऊफ का आखिरी ओवर याद आता है। दबाव इतना था कि अच्छों के पैर कांप जाएं, लेकिन उन्होंने बैकफुट पर खड़े होकर सामने की तरफ जो वो ऐतिहासिक छक्का लगाया, वो अविश्वसनीय था। वो दबाव की भट्टी में जलने के बजाय एक हीरे की तरह निखर कर बाहर आए। तो हमारे आज के इस विश्लेषण से कुछ बहुत ही साफ सीख निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि हमारा असली कैरेक्टर हमारे सबसे बुरे दिनों में ही साबित होता है, जैसे वो 18 दिसंबर की रात। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। लगातार किए गए प्रयास ही इंसान को दुनिया से अलग बनाते हैं। और वफादारी कोई कमजोरी नहीं, एक लंबा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे जरूरी बात, बुरा दौर अस्थायी होता है अगर आप अपनी प्रोसेस पर भरोसा रखें और अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर आता है ना, जब दुनिया हमारी आलोचना कर रही होती है और लगता है टैलेंट ने साथ छोड़ दिया है, तो क्या उस वक्त हमारे अंदर वो कैरेक्टर बचा होता है जो हमें अगली सुबह उठकर अपने हिस्से के 90 रन बनाने की ताकत दे सके? बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि महानता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये हर दिन लिए गए कठोर फैसले हैं। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मुश्किलों के बीच अपने हिस्से की रन बनाते रहिए। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।